गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। उसमें केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है, B बराबर म्यू नोट NI/2R, जहाँ N फेरों की संख्या थी। ऐसे ही कुंडली की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, μ0/4π2I πr² प्लस x² की पावर 3/2। या हम पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हम अक्ष पे और केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। उसके अलावा हमने इसकी अलग अलग कंडीशन देखी। उसमें हमने देखा था कि यदि उसके केंद्र से r/2 दूरी पे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो उसका मान केंद्र की तुलना में 0.72 गुना प्राप्त होता है। यानी केंद्र पे मान अधिकतम रहता है। जैसे ही हम केंद्र से दूर की ओर जाते हैं अक्ष की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। ये भी हम देख चुके हैं। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आज हम ये ग्राफ ही सीखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और दूरी में ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमारी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र व दूरी के मध्य आरेख। तो ग्राफ के लिए एक्स अक्ष पे तो हम ले लेंगे दूरी को, और वाई अक्ष पे लेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यानी इधर तो ये है चुंबकीय क्षेत्र B और इधर है डिस्टेंस x, इधर है x प्लस x भी है माइनस x भी। तो हमने देखा है कि केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। मान लेते हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है केंद्र, और इस केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो आता है B केंद्र बराबर μ0 NI/2R, जहाँ जो I है वो धारा है, N फेरों की संख्या है, R उस कुंडली की त्रिज्या थी। इसमें तो क्या देखा जाता है, जैसे जैसे हम केंद्र से दूर की ओर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, और एक निश्चित बिंदु पे ये वक्र रेखीय हो जाता है और उसके बाद इसकी ध्रुवता बदल जाती है। ऐसे इस दिशा में हम देखेंगे, शुरुआत में एक निश्चित बिंदु के बाद इसकी ध्रुवता बदलेगी और फिर ये अनंत की तरफ ऐसे चला जाएगा। यानी लगभग ये ग्राफ देखा जाता है अनंत की ओर चला जाता है लास्ट में। ठीक है, तो देखो केंद्र पे ये अधिकतम है, उसके बाद इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम आती है, और एक निश्चित बिंदु पे दोनों तरफ दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पे ये ग्राफ रेखीय प्राप्त होता है। देखो यहां से घूम रहा है, लेकिन यहाँ एक कुछ समय के लिए सीधी रेखा हो जाता है, और यहाँ भी कुछ समय के लिए एक सीधी रेखा, यानी क्षण विशेष के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ जो ये दोनों बिंदु हैं, जब एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया कि जो ये दोनों बिंदु हैं, ये x बराबर r/2 और x बराबर माइनस r/2 पे प्राप्त होते हैं। यानी x बराबर प्लस r/2 और x बराबर माइनस r/2 पे दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां वक्र की या ग्राफ की जो वक्रता है वो एक सरल रेखा के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है, इसके अलावा लगातार बदलती है। इसमें भी ये देखा जाता है, यदि इस बिंदु को हम नाम दे दे P1 और इस बिंदु को नाम दे दे P2, तो इस P1 से पहले
इसकी वक्रता धनात्मक है और इस P1 के बाद में इसकी वक्रता है ऋणात्मक। इस P2 से पहले इसकी वक्रता धनात्मक है और इस P2 के बाद में इसकी वक्रता क्या है, ऋणात्मक है। इसके बाद वक्रता क्या आती है, इसकी ऋणात्मक आती है। तो देखो यहां से हमें पता चलता है कि जो केंद्र है O, इस पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है, उसके बाद लगातार कम होता है, एक निश्चित बिंदु पे x बराबर r/2 पे वक्रता हो जाती है 0, यानी रेखीय प्राप्त होता है, उसके बाद इसका ऋणात्मक हो जाती है वक्रता, ऐसे ही दोनों तरफ। तो जो P1 और P2 है इनको बोला जाता है नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। तो देखो इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B और दूरी में केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम आता है, जिसका मान है μ0 जैसे ही केंद्र से दूर की ओर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होने लगता है और अनंत पे जाके चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0। अनंत पे कितना हो जाएगा, 0। इस ग्राफ में दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं, उन बिंदुओं पे वक्र की वक्रता 0 आती है, यानी दो नियत या सरल रेखा प्राप्त होती है। उन दोनों बिंदुओं को क्या कहा जाता है, नति परिवर्तन बिंदु। इन बिंदुओं से पहले जो वक्रता है वो धनात्मक रहती है और इन बिंदुओं के बाद में वक्रता क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है। तो यदि पूछ लिया जाए नति परिवर्तन बिंदु क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B और दूरी x के मध्य ग्राफ बनाने पर वे बिंदु जहां वक्र की वक्रता 0 होती है या वक्र नियत रहता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। यहाँ ग्राफ में नति परिवर्तन बिंदु कौन से हैं, P1 और P2 क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि x है, x ग्रेटर देन r/2 है, x का मान क्या है, ग्रेटर देन r/2, तो जो वक्रता है वो रहती है ऋणात्मक। तो यदि x लेस देन r/2 है तो जो वक्रता है वो रहती है धनात्मक। तो ध्यान रखना है कि जो P1 और P2 नति परिवर्तन बिंदु है, यहाँ वक्र का चिन्ह बदल जाता है, यानी जो ग्राफ है उसका चिन्ह परिवर्तन होता है और जिन बिंदुओं पे चिन्ह परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहेंगे हम, नति परिवर्तन बिंदु। यानी यहाँ से हम कहें कि x बराबर प्लस माइनस r/2 पे, x बराबर प्लस माइनस r/2 पे इसकी वक्रता 0 है, यानी dB/dx का मान क्या होगा, नियत। वक्रता नियत होने का मतलब क्या है कि x बराबर r/2 और प्लस r/2 और माइनस r/2 पे वक्र की वक्रता नियत है, यानी dB/dx बराबर क्या है, नियत। और इसका एक बार अवकलन और करें तो d²B/dx² बराबर क्या है, क्या आएगा, 0। तो इन रिलेशंस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, dB/dx बराबर नियत और d²B/dx² बराबर 0। इसके अलावा देखो हम कह सकते हैं कि दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की या वृत्ताकार जो कुंडली है उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। भाई यहाँ से ये r/2 और ये r/2, तो इन दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, r। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी कि नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, ये होगी कुंडली की त्रिज्या के बराबर, यानी r के बराबर। तो ये थे हमारे नति परिवर्तन बिंदु, इनको याद रखना है। नति परिवर्तन बिंदु क्या है, इन पे क्या होता है, वक्रता 0 रहती है, यानी यहाँ पे रेखीय प्राप्त होता है वक्र, और ये इन दोनों पे वक्रता का चिन्ह बदल जाता है, यानी इससे पहले वक्र क्या होगा, धनात्मक, और इसके बाद में वक्र क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र व दूरी के मध्य आरेख। तो इसके बाद हम देखते हैं
धारावाही सूक्ष्म लूप या फिर कुंडली व चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। ये देखो चुंबकीय आघूर्ण हम आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, NIA के बराबर आता है। उसमें हमें रिलेशन देखना है। एक धारावाहिक कुंडली ले या सूक्ष्म कुंडली, यानी एक छोटी कुंडली ले, इसको हम बोल सकते हैं छोटे धारावाहिक लूप भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम छोटा धारावाही लूप या कुंडली व चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। इनमें रिलेशन निकालना है कि जो छोटा धारावाही लूप है वो किस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था B बराबर μ0/4π 2I n पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 2I, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये सबसे पहले फॉर्मूला हमने निकाला था। उसके बाद हम यहाँ से पाई से पाई भी कैंसिल आउट करके इसको μ0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, μ0I n पाई r स्क्वायर n r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, B बराबर μ0/4π 2I n पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें एक अल्प लेना है, छोटा धारावाही लूप लेना है। छोटे धारावाही लूप का मतलब जो r है ये लेस देन क्या होगा, x। तो यहाँ से हम पढ़ चुके हैं जो r स्क्वायर लेस देन क्या होगा, x स्क्वायर। यानी r स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ये पहले भी हम कर चुके हैं एक केस में, r स्क्वायर को नगण्य मान छोड़ देते हैं। यानी इस फॉर्मूले में जो ये अपोन में r स्क्वायर आ रहा है, यदि इसका मान बहुत छोटा हो तो उसको हम x स्क्वायर में जोड़ेंगे तो उससे b पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही अल्प परिवर्तन होगा जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले r स्क्वायर से छेड़खानी नहीं करनी है हमें, ये सेम रहेगा r स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसका मान तो जितना छोटा होगा वो b को इफेक्ट करेगा, लेकिन इसका मान छोटा है और ये जुड़ रहा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस नीचे वाले r स्क्वायर को यदि हम नगण्य मान ले तो देखो b बराबर क्या आएगा, μ0/4π 2I n पाई r स्क्वायर, यहाँ n फेरों की संख्या है, अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है μ0/4π 2I n पाई r स्क्वायर अपॉन x क्यूब। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x क्यूब आ गया। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब यदि हम मान लें कि जो छोटा धारावाही लूप है उसकी त्रिज्या स्मॉल r, उसका क्षेत्रफल हम मान लें कैपिटल A, तो पाई r स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A लिख सकते हैं। तो देखो, यदि कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तब कैपिटल A बराबर क्या लिख दोगे, पाई r स्क्वायर। यानी इसमें जो ये पाई r स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह हम क्या काम में ले सकते हैं, कैपिटल A। यदि कैपिटल A काम में ले तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B बराबर μ0/4π 2I n इंटू A अपॉन x क्यूब। या इसको हम लिख सकते हैं B बराबर μ0/4π। देखो
2 को तो बाहर लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं NIA अपॉन एक्स क्यूब। और जो NIA का मान रहता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं, ये होता है NIA के इक्वल। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। इस चैप्टर में भी ये कंसेप्ट आएगा कि किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, वो होता है M बराबर NIA। I धारा है, A क्षेत्रफल है और N क्या है, फेरों की संख्या। तो यहाँ से देखो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन एक्स क्यूब। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में लिखें हम, सदिश रूप, तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन एक्स क्यूब। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि छोटा धारावाही लूप एक चुंबकीय आघूर्ण की तरह कार्य करता है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब जो चुंबक है उसमें 2 ध्रुव माने जाते हैं N और S। चुंबक में 2 ध्रुव रहते हैं N और S, और इनका क्या रहता है, अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका मान कितना आता है, M बराबर NIA। और यहाँ भी क्या बन रहा है, M बराबर NIA। यानी जो छोटा धारावाही लूप है या कोई कुंडली है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि उसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा किसी धारावाही कुंडली या छोटे धारावाही लूप के कारण चुंबकीय आघूर्ण आता है, वो आता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए छोटा धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह व्यवहार करता है, तो वहाँ हम ये डेरिवेशन सिद्ध कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि छोटा धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। थैंक यू।